Hello friends, welcome back. I am your friend Manoj Antani and you are watching Samta Awaaz TV. Today we are celebrating 88th birthday ceremony of मान्यवर काशीराम साहब. वही मान्यवर काशीराम साहब जिन्हें दीना भाना वाल्मीकि जी ने एक किताब दी थी पढ़ने के लिए और उस एक छोटी सी किताब ने उनका पूरा जीवन बदल दिया. वही मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और उसको आज भारत के जन जन तक पहुंचा दिया. क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब नहीं होते तो भारत के जन जन में, भारत के घर घर में डॉक्टर अम्बेडकर का पहुंच पाना वैसे ही मुश्किल है जैसे आज बहुजनों का सत्ता तक पहुंच पाना. काशीराम साहब का मिशन था बहुजनों को कैसे वो सत्ता तक पहुंचाएं, इसलिए उन्होंने बीएसपी बनाई थी. और उसी बीएसपी का 3 महीने तक प्रचार प्रसार करने के बाद यूपी चुनाव 2022 में 3 महीने लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद मैं पहुंचा हूं आज अपने गृह जनपद गाज़ियाबाद के बिल्कुल बराबर में दूसरे जनपद में गौतम बुद्ध नगर में. ये और गौतम बुद्ध नगर में मैं बिल्कुल हूँ आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क. आज यहाँ पर 88वां जन्म दिवस मानवर काशीराम साहब का मनाया जा रहा है और उसकी झलकियाँ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा. मैं हूँ अपने सहयोगी अर्चना अंतानी के साथ. मैं समता आवाज़ टीवी के पूरे परिवार की तरफ से और करोड़ों लाखों दर्शकों की तरफ से आज मान्यवर साहब के जन्मदिवस पर उनको समता आवाज़ टीवी परिवार की तरफ से आदरांजलि अर्पित करता हूं कि हमको ये कार्यक्रम करना है. करता हूँ माननीय आरपी सिंह जी और माननीय फहद गौतम अमित केक को काट करके उनके जन्मदिन को आप लोग सेलिब्रेट करें और आप लोग ताली बजा के उनका हौसला अफजाई करें. सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सम्मानित जयप्रकाश जी को केक के पास आ जाएगा. मान्यवर काशीराम जी की नेक कमाई आराम से दे दो. साहब अरे साहब कहाँ चले गए भाई? वगैरह का काम नहीं चलेगा. लोग बहन जी इनको तो दो इनको. ना आप खा लो. जलपान की व्यवस्था की गई है. जलपान के पैकेट, पानी की बोतल आदि मौजूद है. सबसे पहले तो आज मान्यवर साहब काशीराम जी की 88वीं 88वीं जो है जन्म जयंती है. इसमें हमारी पूरी टीम पूरे दुनिया के लिए उनको हार्दिक बधाई देती है. आज बहुत ही उज्जवल हमारा दिन रहा जो मान्यवर साहब काशीराम जैसी शख्सियत आज पैदा हुई और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये मान्य बहन जी के द्वारा निर्मित उनके शासनकाल में बादलपुर जो उनका पैतृक गांव है, उस गांव में जो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, जहां पर मान्य बहन जी ने बाबा साहब की स्टैचू के साथ साथ साहब काशीराम जी का और अपनी स्टैचू और फूले साहब की और उनकी जो सभी महापुरुषों की जो स्टैचू लगा करके जो यहाँ पार्क बनाया. इस पार्क में हम लोगों ने आज मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस पे तमाम जगह जगह के लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं. तो हमने ये सोचा था कि जो 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है उससे कहीं लोग हताश ना हो जाएं और धीरे धीरे हमको रिव्यू करना है, अपने ब्रेन को ठीक करना है और फिर से नए सिरे से इस कार्यक्रम को, मूवमेंट को हमको फिर से शुरू करना है. तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जयंती का कार्यक्रम रखा है आज. अच्छा सर, मान्यवर साहब काशीराम ने 85% SC एंड OBC को जो एकीकृत करने में लगाया है, तो क्या मानना है आपका, क्या वो धीरे धीरे फिसलता जा रहा है? देखिए, हम लोग देखें तो ये बात आपकी कोई गलत नहीं है. थोड़ी सी खिसावट तो हुई है, लेकिन उसमें चाहे हम समझाने में असफल रहे हों या हमारी कोई गलती रही हो, तो हम तो उसी पे अपनी गलती पर हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर से सभी समाज के लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, छोटे लालच में फंसना ठीक नहीं है. इस गेहूं के, चावल के, तेल के, नमक के चक्कर में आकर के भी इस देश में बने, लेकिन उसके साथ में तो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में हम लोग फिर से भाईचारा बनाने की हम लोग अपील करेंगे. हम जो है कुछ दिन में निकलने वाले हैं क्षेत्र में, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि किस किस जाति के लोगों ने किस किस वजह से किस किस पार्टी को वोट दिया, उसके क्या कारण हैं. अगर हम लोग कारण तक पहुँच गए तो ये बुद्ध का कहना है, बुद्ध का बताना है कि अगर हम कारण तक पहुंच जाएंगे तो निवारण भी निकाल लेंगे. तो उस कारण तक हम पहुंचने वाले हैं.
कि क्या क्या परिस्थितियाँ थी जो उन्होंने वोट दिया। उसके बाद हम लोग एक कैडर तैयार करेंगे, फिर उस कैडर को सभी समाज के बीच में पहुंचाएंगे और उनसे फिर से अपील करेंगे कि लॉन्ग टाइम बेनिफिट के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को फिर से मौका दें। अच्छा सर, 70 से 80 सीट जो रिजर्व हैं वहाँ पर 70 से 80 हज़ार तक के बीच दलित वोट बैंक भी है, वहाँ से भी बीएसपी पार्टी एक भी सीट लेकर नहीं आई है, तो आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, इसका मानना ये है जो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो संघर्ष हुआ था रिजर्व सीटों को लेकर के, बाबा साहब ये चाहते थे कि एससी सीट पर एससी ही वोट डाले, नॉन एससी वोट ना डाले, जिससे कि एससी का हितैषी ही वहाँ पर चुन के आ पाए। लेकिन यहाँ पे नॉन एससी जो वोट डालता है उसको जो है वो एक तरफ हो जाता है, एंटी। तो वो देखता है कि जो एससी का नुकसान पहुंचाए उसको हम ज़्यादा वोट दें, वो नॉन एससी इकट्ठा होकर के। लेकिन फिर भी उस नियम को भी तोड़ने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संघर्ष किया, नॉन एससी लोगों को भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग बीच में हमारे कैडर कैंप बंद हो गए, जिसमें वो लोग सफल हो गए। उनके कार्यक्रम जारी रहे कैडर कैंप के माध्यम से समाज को तोड़ने का, हमारे कार्यक्रम थोड़ा रुक गए समाज को जोड़ने का। तो हम लोग फिर से उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और जो नॉन एससी जो वोटर जो है उनसे भी अपील करेंगे कि एससी समाज के लोगों का सदन में पहुंचने का उद्देश्य लीडरशिप करना नहीं है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दे करके जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके अधिकारों की क्या क्या भविष्य हैं उनके बारे में बताना है। हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। तो इस बार जो चुने गए हैं वो इसीलिए चुने गए हैं कि जो उनको नुकसान पहुंचा सके एससी समाज को, उसी पार्टी को वोट दिया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। बहुजन समाज के कुछ लोगों में निराशा भी है, वो ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं मायावती जी पर कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं किया, तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ज़मीनी स्तर पे इसलिए नहीं कह सकते, मान्य बहन जी को मालूम था कि हम लोग जिस पार्टी को हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग उसको लीड कर रहे हैं, मान्य बहन जी उसके जो कार्यकर्ता थोड़े से साधन कम हैं, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम लोग जो है और पार्टी के लोगों को काम करने दें। अगर हमने अभी काम कर दिया, अपने संसाधन अभी लगा दिए, तो आगे जो लास्ट फेज जो होगा चुनाव के पास का, तो उस समय हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, कमर टूट जाएगी कार्यकर्ता की। तो इसलिए पहले उन्होंने और को काम करने दिया, उसके बाद लास्ट फेज में जाकर के सीमित संसाधनों का अच्छा लाभ उठा करके उन्होंने आखिरी फेज में जाकर जो चुनावी जनसभाएं करी। तो ऐसा एलिगेशन लगाना कोई उचित नहीं है कि मान्य बहन जी ज़मीन पर नहीं आई। ये परिस्थिति ऐसी थी, भाजपा ने ये दिखा दिया जिससे कि वोट मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बसपा में ना जा पाए, तो दिखा दिया कि सपा मजबूत है जिससे कि मुसलमान उधर पहुंच जाए, तो उसके चक्कर में वो नुकसान हुआ। 1884 से लेकर 2019 तक दलितों का वोट बैंक जो है वो 23% तक रहा है, लेकिन अगर हम 2022 के इलेक्शन की बात करें तो 12 से 15% केवल दलित वोट बैंक बचा है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? तो क्या कहीं ना कहीं इसमें मायावती जी की गलती रही या बहुजन समाज के लोगों की गलती रही? देखिए, इसमें बहन जी कोई गलती नहीं है। बहन जी तो समय समय पर बोलती रही कि आप कैडर कैंप लगाओ, कैडर कैंप लगाओ, एससी समाज के भी लगाओ, ओबीसी समाज के लगाओ, माइनॉरिटीज़ के लगाओ, जनरल समाज के लगाओ, सभी के लगाओ। उसमें जो बीच में जो दिक्कत आई जो है वो हमारे बीच के कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम है। माननीय बहन जी की इसमें कोई खास गलती नहीं रही है। उसी वजह से ये वोट बैंक जो है गुस्सा होकर के हमारे कार्यकर्ता किसी एट्रोसिटी पे नहीं पहुंच पाए ठीक से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो, लेकिन उससे पहले एक इवेंट भी दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जो ऐसा हुआ है, माननीय बहन जी कोई गलती नहीं है, बीच के कार्यकर्ताओं को थोड़ी गलती रही है। अच्छा, आज जो समाज में निराशा है, कहीं ना कहीं लोग बाग आपस में ही बुराइयां कर रहे हैं आपस में ही, तो उन लोगों के आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सफलता और असफलता में ए शब्द का अंतर होता है, अक्षर का अंतर होता है। उसका मतलब होता है आगे सफलता, ए प्लस सफलता मतलब आगे सफलता। तो आप लोग निरंतर कार्य करते रहें। हम लोग हज़ारों सालों से संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष का आउटपुट हमको 4 बार सरकारों में मिला है। हम संघर्ष को फिर से करते रहेंगे। इस देश का सीएम भी देंगे, इस उत्तर प्रदेश का, और इस देश का प्रधानमंत्री हम बना के देंगे। आप निरंतर काम करते रहें, ऐसी हमारी पूरी टीम आपसे अपील करती है। तो क्या लगता है आपको बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में सत्ता में आ पाएगी या नहीं? सत्ता में 100% आएगी। देखिए, वो लोग झूठ पे टिके हुए लोग हैं। झूठ की जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो कमज़ोर होती है। वो रेत पे टिकी हुई बुनियाद होती हैं, वो कभी भी खिसक सकती है। तो झूठ पे वो राजनीति कर रहे हैं। हमारी सच्चाई है, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। एक दिन ज़रूर इस देश में सच्चाई का बोलबाला होगा, इस देश पे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होगी। अच्छा, लास्ट में आप बहुजन समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। नई पार्टी जो बन रही हैं उनसे बच के रहें। मैंने पहले भी कहा था, बड़ी मुश्किल से ये महल तैयार हुआ है, इसको रिप्लेस ना करें, बेशक रिपेयर कर लें। कोई दिक्कत है आपस में बैठ के आप लोग चर्चा करें, लेकिन हम लोग किसी के कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी है, उससे गुस्सा होकर के हम किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जाएँ। ये हमारा घर है, इसको हम लोग तैयार करेंगे, ऐसी हम सबसे अपील करते हैं। अच्छा, आज समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं
हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करा जाए कि सभी संगठनों को एक साथ बैठकर एक मीटिंग रखी जाए कि बहुजन समाज में उनको एकत्रित करें और जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें ही उनको मजबूत करके सत्ता में लाने का कार्य करें। देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात तो एक लेवल के संगठन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते इकट्ठा। जो बड़ा जो संगठन है केवल वो ही इस काम को कर सकता है। तो बहन जी की तरफ उन लोगों को सबको जाना चाहिए। वो बड़ा संगठन हमारे पास जो है बीएसपी है, लेकिन एक साथ बराबर के संगठन नहीं बैठते। लेकिन एक चीज़ और होती है, संगठन को इकट्ठा करने का तरीका होता है। साहब कांशीराम जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन ये बैठ नहीं पाए। तो उसकी वजह एक सेम ये रही कि जब तक साहब कांशीराम कमज़ोर थे, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जब उन्होंने अपना काम बड़े पैमाने पर दिखाना शुरू करा तो छोटे छोटे संगठन उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो जब कोई एक आदमी इस मूवमेंट को ऊंचाई की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देगा तो विभिन्न संगठन के जो फॉलोवर हैं, नेता नहीं फॉलोवर जो हैं, वो वहाँ से हट करके उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर देंगे। ये नियम होता है किसी मूवमेंट चलाने का। पूरे देशवासियों को जय भीम और मान्यवर कांशीराम जी के 88वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उस महामानव का जन्मदिन हम बादलपुर पार्क में मनाने जा रहे हैं। हर कार्यक्रम यहाँ मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में कुछ विशेष बात है। कांशीराम जी का जो मूवमेंट है, कुछ लोग स्वार्थ में आकर के, कुछ लोग बहकावे में आकर के, जब देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, लोग भूखों मरने लगे हैं, तो वो बहकावे में आकर के, क्योंकि 70% लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जिनको अभी तक स्थिति ऐसी हो गई है कि खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रोजगार विहीन हो गए हैं। उनको येन केन प्रकारेण जो पन्ना प्रमुख भाजपा के द्वारा बनाए गए, उन्होंने एक एक को चुना। किसी को राशन के नाम पे चुना, किसी को मकान के नाम पे चुना, किसी को लोन के नाम पे चुना और उनसे बहकार कर करके उनसे वोट भाजपा के पक्ष में कराया। चरण में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है तो इनको 1 महीने का कार्यकाल मिला। 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच इन्होंने मशीनों में हेरा फेरी की है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? केवल बहुजन समाज पार्टी के बटन के साथ ही छेड़छाड़ हुई है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही थी। बहुजन समाज की नेता चाहे जितने लेट निकली, मगर उनकी दावा, उनके काम में, उनके लॉ एंड ऑर्डर में, उनका शिक्षा के क्षेत्र में, उनका आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनका यूनिवर्सिटी और जिला मंडल बनाने के क्षेत्र में, उनका गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जो भारत में अद्वितीय काम उनके कार्यकाल में हुआ, इसके लिए उन्हें वोट मिल रही थी, वो सत्ता में आ रही थी। इसमें भाजपा ने अपनी साझी करके बहुजन समाज पार्टी को ये इन प्रकारेण, जैसे कि आपने देखा बनारस में अभी लास्ट वाले फेज में चुनाव हुआ तो वहाँ तो मशीन पकड़ ली। जब 1 महीने का टाइम जिन्हें मिला फरवरी से और मार्च के बीच, उन्होंने उस मशीनों को क्या किया गया होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हारी नहीं है, ना हिम्मत हारी है। 2022 में बहन जी के नेतृत्व में या तो बहन जी पीएम बनेंगी या उनके बगैर कोई भी दिल्ली में लाल किले पर झंडा नहीं फहराएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के अंदर आज निराशा है। उनका मानना है कि मायावती जी ने जमीनी स्तर पर आकर कार्य नहीं किया। कुछ लोगों का ऐसा कोई निराशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है। समय का अंतराल होता है और जो पहलवान पहले पिट लेता तभी तो जीतना सीखता है। अब हम पिट लिए, हम फेलों में फर्स्ट रहे हैं, अब फल में फर्स्ट रहे हैं तो हम जीतने में भी फर्स्ट होंगे। ये हमारी कामना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।